Hello and welcome back to Due Simplified, your only spot for simple learning। आज हम एक नया डीएससी सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। और इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे वो है द इंट्रूजन। ये लिखी किसने है? शशि देशपांडे ने। तो चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द इंट्रूजन जो है वो एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है, शशि देशपांडे के लिखी हुई है। ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है साइकोलॉजिकल कंडीशंस एक न्यूली मैरिड वुमन के, जो स्ट्रगल करती है मैरिज के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में, और उसको कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि उसका जो पर्सनल फ्रीडम है वो उससे छीन लिया गया है। ये एक प्रेजेंट करता है एक रियलिस्टिक पिक्चर कि कैसे एक इमोशनल और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है एक विमेन के अंदर जब वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती है। जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन में नरेट करी गई है एक अननेम्ड ब्राइड के द्वारा, जो कि रिसेंटली अभी अभी उसकी मैरिज हुई है एक आदमी के साथ जिसका नाम है इंदर। उसके थॉट्स के अकॉर्डिंग और उसके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग देश पांडे एग्जामिन करते हैं इश्यूज़ को, जैसे आइडेंटिटी, इंटीमेसी, कंसेंट, इंडिविजुअलिटी और जेंडर रोल्स। इन सारी चीज़ों को हम इस शॉर्ट स्टोरी में देखने वाले हैं। बैकग्राउंड क्या है स्टोरी का कि स्टोरी कब शुरू हुई थी? शादी के इमीडिएट बाद, जब ब्राइड और ग्रूम ट्रैवल करते हैं ट्रेन से और वो अपनी डेस्टिनेशन तक जाना चाहते हैं आफ्टर द मैरिज, यानी कि अपने घर जाना चाहते हैं। जो मैरिज है वो एक जनरली हैप्पी ओकेजन माना जाता है, लेकिन नरेटर को यानी कि जो हमारी ब्राइड है उसको ऐसा फील होता है कि उसका जो इमोशनल लाइक वो कॉन्टेक्स्ट है या फिर इमोशनल जो उसकी स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है। वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है, वो एंशियस फील कर रही है, और उसको वो हैप्पी ओकेजन इतना हैप्पी नहीं लग रहा जितना बाकी सबको लग रहा है। और वो ये भी फील करती है कि कोई उसके लाइक उसको कैसा फील हो रहा है थ्रू आउट द मैरिज किसी ने पूछा ही नहीं कि व्हाट शी वांट्स इन एक्चुअल। तो ये बैकग्राउंड है हमारी स्टोरी का। टाइटल, अगर हम टाइटल की बात करें, जो टाइटल है इंट्रूजन का वो एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे फिज़िकल इंटीमेसी की तरफ हमें डायरेक्ट करता है जो कि सिर्फ इंट्रूजन नहीं है, बल्कि वो एक फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी का लॉस है। तो इंट्रूजन के थ्रू हम देखने वाले हैं कि कैसे ना तो सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी के लिए उसका पर्सनल स्पेस हिंडर होता है एक विमेन का, बल्कि उसकी इंडिविजुअलिटी को भी हार्म पहुंचता है। अब हम देखते हैं डिटेल्ड समरी। तो पहला जो इंसिडेंट्स बात करेंगे वो है जर्नी आफ्टर मैरिज। नरेटर ऑब्जर्व करते हैं कि जो हस्बैंड है इंदर, वो उसको मतलब कैसे ट्रीट करता है या कैसा लगता है। तो ऑल्दो उसका जो जजमेंट आया वो ये था स्टोरी के अंदर कि इंदर बहुत केयरिंग और अफेक्शनेट है, बट स्टिल जो हमारी नरेटर है, जो ब्राइड है, उसको बहुत ही लाइक अनकंफर्टेबल सा फील होता है, थोड़ा डिस्टेंट फील होता है अपने हस्बैंड से। वो रियलाइज़ करती है कि शादी होने के बावजूद भी अभी भी वो इंसान उसके लिए एक स्ट्रेंजर है, क्योंकि वो उसको पहले से जानती नहीं थी, उसको अच्छे से समझती नहीं है, उनका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है उससे पहले। एंड डायरेक्ट वो शादी के बाद एज हस्बैंड एंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं। जो ट्रेन जर्नी है वो सिंबॉलिक होती है। सिंबॉलिज्म कैसे यूज़ होता है ट्रेन जर्नी के लिए कि वो हमें ना एक ट्रांजिशन दिखाता है कि एक फेज़ ऑफ लाइफ से एक वुमेन को कैसे सडनली आफ्टर द मैरिज, फ्यू आवर्स ऑफ मैरिज, उसको एक दूसरे फेज़ में जाना पड़ता है ऑफ हर लाइफ। कैसे वो एक इंडिपेंडेंट वुमन होती है और वो धीरे धीरे एक वाइफ बन जाती है एंड स्लाइटली उसके ऊपर पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस का बोझ आ जाता है। अब फीलिंग ऑफ स्ट्रेंजनेस इसकी बात करते हैं। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है वैसे वैसे नरेटर का जो अवेयरनेस है टुवर्ड्स हर डिस्कम्फर्ट वो इंक्रीज़ होते रहता है। उसको और ज़्यादा ऐसे फील होता है कि वो कितना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वाले सिचुएशन में है, और कितना उसको अपने इमोशनल सिचुएशन इमोशनली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और बहुत लो फील करती है।
वो नोटिस करती है कि सोसाइटी कैसे अज्यूम करती है कि मैरिज ऑटोमेटिकली एक इंटीमेसी क्रिएट कर देता है बिटवीन टू पीपल, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम से शादी के बाद सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, सब लोग एकदम हैप्पी हैप्पी रोज़ी रोज़ी रहता है। बट अकॉर्डिंग टू शशि देश पांडे और अकॉर्डिंग टू द नरेटर द ब्राइड, हमें ये बताया गया कि व्हाट अ मैरिज इज़ ऑल अबाउट, या फिर उसके रियल आस्पेक्ट, उसका रियल साइड दिखाया है स्टोरी में, कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि कैसे एकदम से हमारी लाइफ में कोई आए और एकदम से लाइक शादी हो गई एंड वी आर जस्ट स्विचिंग पर्सनालिटीज और एकदम से हम सोलमेट्स हो जाएं। देयर इज़ सम ऑकवर्डनेस, देयर इज़ सम अनकम्फर्टेबलनेस। तो वो सब चीज़ें हमें इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू पता चली हैं। जो नरेटर है वो इमोशनल क्लोजनेस नहीं लेकर आ पाती है एकदम से शादी के बाद या फिर ड्यूरिंग देयर ट्रैवल, तो उसको बहुत ही ऑकवर्ड फील होता है उस सिचुएशन में, इमोशनल क्लोजनेस वो बना ही नहीं पाती है। इवन दो इंदर ट्राई करता है बात करने का उससे प्यार से, पर वो अपना जो उसका फीलिंग होता है ना कि उसके प्राइवेट स्पेस में कोई आ रहा है या उसकी आइडेंटिटी लॉस हो रही है या फिर उसकी इंडिविजुअलिटी कहीं खो रही है, तो वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाती है। इवन दो इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि इंदर को कहीं पे भी यहाँ पे ना विलन नहीं दिखाया है। ही इज़ नॉट समवन who's doing things without her consent, who's disrespecting her, या फिर जो उसके साथ कुछ गलत बिहेव कर रहा हो। थ्रू आउट द शॉर्ट स्टोरी वी आर सीइंग कि इंदर उसको बहुत पोलाइटली हैंडल कर रहा है, बहुत उसको अच्छे से समझा रहा है या सारी चीज़ें कर रहा है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ द सोसाइटी, कि कैसे सोसाइटी के जो लाइक एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि एकदम से शादी के बाद सब कुछ रोज़ी रोज़ी है, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है एंड द सडनली द टू पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। तो वो जो टैग्स आ जाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के, द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट। स्टोरी इज़ नथिंग लाइक कि कोई इसमें हीरो है या कोई इसमें विलेन है, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ जस्ट टेलिंग अस अबाउट द सोसाइटी, कि कैसे सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और क्या गैप होता है कि एक इंडिविजुअल इमोशन के बीच में और एक सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के बीच में। सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो एक्सेप्ट कर ले अपने हस्बैंड को कम्प्लीटली, पर वो इमोशनली उतना रेडी नहीं होती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जस्ट विद इन फ्यू आवर्स ऑफ योर मैरिज यू कैन नॉट एक्सेप्ट समवन एज लाइक इतना क्लोज, या फिर कोई कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते हो आप कि ऐसा होगा, बट द सोसाइटीज़ नॉर्म्स और द सोसाइटीज़ स्ट्रक्चर वर्क लाइक दैट। उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें एकदम से फटाफट हो जानी चाहिए। द वेडिंग रिचुअल्स, जो वेडिंग के रिचुअल्स होते हैं, द नरेटर रिफ्लेक्ट्स ऑन द वेडिंग रिचुअल्स। वो क्या बताती है कि कोई भी ना वेडिंग के रिचुअल्स के टाइम पे उससे पूछता ही नहीं है कि व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू या व्हाट शी इज़ एक्चुअली फीलिंग, और कोई ध्यान ही नहीं देता है। सब लोग अपना हैप्पी ओकेजन या अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, बिकॉज शादी इज़ समथिंग जो हम लोग समझते हैं कि बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है सबको गेट टुगेदर का, तो सब उसी वे में उसको देख रहे हैं। नो बडी इज़ फॉलोइंग ऑन चेकिंग ऑन हर। वो ये रियलाइज़ करना शुरू कर देती है कि जो मैरिज है उसने उसकी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है कम्प्लीटली। वो जो शादी से पहले थी अब वो वैसा फील नहीं कर रही है अपने बारे में। शादी से पहले वो एक डॉटर थी, एक इंडिविजुअल थी जिसके पास फ्रीडम थी। शादी के बाद उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक वाइफ़ की तरह बिहेव करे, एक ड्यूटीफुल पार्टनर बने और एक मेंबर रहे एक दूसरी फैमिली का। लाइक वो एक्सेप्ट कर ले विद इन द फर्स्ट डे ऑफ अ मैरिज कि अब उसकी जो पुरानी फैमिली थी उसकी पुरानी फैमिली नहीं है, एंड द वन वेयर शी हैज़ कम आफ्टर द मैरिज वही उसकी फैमिली एंड वही उसका सब कुछ है। द स्टोरी है वो क्वेश्चन करती है कि क्या मैरिज विमेन को एक नई आइडेंटिटी देता है या फिर वो उसकी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटी को छीन लेता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ जो स्टोरी ने पूछा है। आप पूरा एनालाइज करके पूरा समझ के थ्रू आउट द वीडियो लास्ट में मुझे बताना कि व्हाट डू यू थिंक, कि मैरिज सच में एक वीमेन की आइडेंटिटी छीन लेता है या उसको न्यू आइडेंटिटी देता है। डू लेट मी नो योर पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑन दिस। अब हम बात करते हैं द नाइट इन द होटल। एक इंसिडेंस आता है शॉर्ट स्टोरी के अंदर जहाँ पर ये लोग एक होटल में स्टे करते हैं एंड उसी को डिस्क्राइब करती है हमारी नरेटर।
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टोरी का वो तब आता है जब कपल यानी कि जो न्यूली मैरिड कपल है इंदर और अननेम्ड ब्राइड का वो होटल पहुंच जाते हैं। द नरेटर इज़ डीपली नर्वस। जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा नर्वस है। वो एक्सपेक्ट कर रहा है फिज़िकल रिलेशनशिप के, अब उसको और उसके हस्बैंड को एक एज द नॉर्म्स और द एज द प्री डिसाइडेड थिंग कि अब उसको और उसके हस्बैंड को एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा। एंड दैट सीन या दैट थॉट मेक्स अ वेरी नर्वस एंड अनकम्फर्टेबल। अब ये सिचुएशन उसको अनकंफर्टेबल क्यों बनाती है, क्योंकि वो ना अभी तक इमोशनल इंटीमेसी डेवलप नहीं कर पाई है अंदर के लिए। अभी तो वो उससे बात ही नहीं कर पा रही है सही से। जैसे वो ट्रेन में इनिशिएट भी कर रहा था बात करने का, बट शी इज़ नॉट रेडी, शी इज़ नॉट मेंटली और इमोशनली रेडी और प्रिपेयर्ड बात करने के लिए या इमोशनली कनेक्ट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें अगर आएंगी या ये सब चीज़ें अगर होटल में जाके उसको उसके दिमाग में आ रही है तो उसको अनकंफर्टेबल फील करा रही हैं। ऑल्दो जो सोसाइटी है वो वेडिंग नाइट को एक नेचुरल रिचुअल की तरह कंसिडर करते हैं और नेसेसरी कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू द टैबूज। और उसको ये सारी चीज़ें जो नेचुरल और नेसेसरी बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, ये सब चीज़ें उसको एक इंट्रूजन की तरह लग रही हैं, यानी कि इन्वेजन इन हर प्राइवेसी स्पेस, इन इन्वेजन इन हर आइडेंटिटी और इन हर पर्सनल स्पेस। तो ये सारी चीज़ें कि क्यों जो नाइट इन द होटल है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी स्टोरी में। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है, नरेटर अपने हस्बैंड को हेट नहीं करती। मैंने बताया पहले भी कि थ्रू आउट द स्टोरी वो कभी भी हमने इंदर को अकॉर्डिंग टू द नरेटर कुछ नेगेटिव बोलते हुए नहीं देखा, कुछ गलत बोलते हुए नहीं देखा, करते हुए नहीं देखा। तो अकॉर्डिंग टू नरेटर ही डज नॉट हेट हर हस्बैंड। द फैक्ट इज़ इंदर एक्चुअल में काइंड है, कंसिडरेट है और वो जेन्युइनली केयर करता है अपनी वाइफ की। लेकिन जो नरेटर है वो अपनी फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस को रिमूव नहीं कर पा रही है, यानी कि नेचुरली एक रेजिस्टेंस आता है जब आप कोई भी चेंज में जाते हो एंड दैट वर्क साइकोलॉजिकली। तो अभी उसके पास ऐसा मतलब वो जानबूझ के कुछ नहीं कर रही है। शी नीड्स टाइम, एवरी वन नीड्स टाइम कहीं नई जगह पर एडजस्ट होने के लिए, नए लोगों के साथ एडजस्ट होने के लिए। तो ये रेजिस्टेंस उसका वही है। उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरनल है रादर देन एक्सटर्नल। उसको एक्सटर्नली किसी से फाइट नहीं करना है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि वो इंटरनली अभी फाइट कर रही है अपने इमोशंस के साथ। ये साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हमारी स्टोरी में हम देखते हैं थ्रू आउट। अब बात आती है रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस की। जब एंड होती है स्टोरी, टुवर्ड्स द एंड नरेटर ये समझना शुरू कर देती है कि एक्चुअल में द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज क्या है, कि एक्चुअल में हमें चीज़ें कैसे समझनी है या क्या होता है। वो रिकग्नाइज़ करती है अपने फ़ियर को, जो कैसे आता है वो सोचती है एक रीज़न कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड माई फ़ियर। तो जो ओनली आंसर शी गेट्स वाज द अनफेमिलैरिटी और एकदम से सडन चेंज जो आता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सडन चेंज आएगा आपकी लाइफ में, यू नीड टाइम टू एक्सेप्ट दैट। तो वो अनसर्टेन रहती है अपनी सारी सिचुएशन को लेके, अपने साइकोलॉजिकल इमोशंस को लेके या फिर कॉन्सेप्ट को लेके, सब चीज़ों को लेके अनसर्टेन है। लेकिन वो धीरे धीरे अपनी न्यू रियलिटी अपनी लाइफ की एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। जो एंडिंग है वो ना तो इंटायरली हैप्पी है और ना ही ट्रैजिक है कि कुछ बहुत बुरा हो गया था एंडिंग में। इट इज़ रियलिस्टिक, रियल इंसिडेंट्स बताया है कि एक्चुअल में होता क्या है। स्टार्टिंग में थोड़ा हमें लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली सिचुएशन हो गई है कि पता नहीं क्या हो गया है, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली मैरिज लाइफ इज़ समथिंग विच यू नीड टू एक्सेप्ट और उसमें टाइम लगता है। तो ऐसे ही हमारी स्टोरी में भी शशि देश पांडे ने यही बताया है कि एंडिंग उन्होंने इसलिए रियलिस्टिक रखी है, ना हैप्पी रखा है ना ट्रैजिक। इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ लाइक कि एक्सेप्ट कर लिया लास्ट में धीरे धीरे नरेटर ने। नरेटर आगे बढ़ती है एक्सेप्टेंस के साथ, लेकिन वो अपनी अवेयरनेस को अपने अंदर ही रखती है अबाउट हर इंडिविजुअलिटी। वो नहीं चाहती है कि उसकी इंडिविजुअलिटी किसी भी वजह से हिंडर हो या किसी की भी वजह से वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी अपनी इंडिविजुअलिटी को खोए। तो दैट इज़ समथिंग जो हमें एंड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है कि नरेटर एक्सेप्ट तो करती है सारी मैरिज रिचुअल्स या सारी मैरिज कस्टम्स को, बट शी इज़
वेरी वेरी अवेयर ऑफ हर इंडिविजुअलिटी। तो ये हमारी स्टोरी थी। अब हम इसके कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। तो फर्स्ट जो थीम है वो है मैरिज और इंडिविजुअलिटी। स्टोरी क्वेश्चन करता है कि क्या मैरिज पर्सनल आइडेंटिटी को इरेज करती है, क्योंकि नरेटर को ना डर लगता है अपनी इंडिविजुअलिटी खोने से, कि शादी के बाद मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी ना खोनी पड़े। तो द फर्स्ट थीम टॉक्स अबाउट दिस क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं साइकोलॉजिकल रियलिटी ऑफ मैरिज, कि क्या साइकोलॉजिकल रियलिटी होती है। रोमांटिक स्टोरीज़ की तरह नहीं दिखाया देश पांडे ने मैरिज को बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया है अपनी स्टोरी में। वो दिखाती हैं कि कैसे मैरिज में एनजाइटी इश्यूज़ भी आते हैं, फियर भी होता है, थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, एंड इमोशनल अनसर्टेनिटी भी काफ़ी जगह आती है। थर्ड थीम जो हमारी स्टोरी की है वो है फीमेल आइडेंटिटी। एक सेंट्रल कंसर्न है कि हमें एक वीमेन की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है आफ्टर द मैरिज। वो अपनी आइडेंटिटी ना खोए, उसको ऐसी कोई भी फीलिंग ना आए कि उसने अपनी आइडेंटिटी को खो दिया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नरेटर चाहती है कि वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ को कंटिन्यू करे इवन आफ्टर द मैरिज। द फोर्थ थीम इज़ फिजिकल इंटीमेसी एंड कंसेंट। जो स्टोरी है वो सजेस्ट करता है कि ट्रू इंटीमेसी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जस्ट अ स्टेटमेंट इज़ नॉट इनफ कि मैरिज के बाद द फर्स्ट नाइट इज़ नेचुरल, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। द इंटीमेसी इज़ प्योर ओनली इफ़ द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? सबसे पहली चीज़ ट्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दो लोगों के बीच में, इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए। तो फिज़िकल क्लोजनेस अकेले काम नहीं करती है, वर्कआउट नहीं करती है जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाने के लिए। ऑल दीज थिंग्स, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमारी जो नरेटर है हमें समझाती है अपने एक्सपीरियंसेस से और अपने सिचुएशंस से। फिफ्थ थीम आती है पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस या फिर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं। सोसाइटी एक वुमेन को एक्सपेक्ट करती है, यानी कि उसके एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो चाहते हैं कि एक वुमेन फटाक से एकदम से एडजस्ट कर ले, सारे मैरिटल रोल्स को एक्सेप्ट कर ले विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट ये पूछे कि ऐसा क्यों, या वाई आई हैव टू लूज़ माई आइडेंटिटी। तो ये सब क्वेश्चन सोसाइटी चाहती है कि एक विमेन ना करे, अपने पर्सनल डिस्कम्फर्ट को सप्रेस कर दे एंड डू एज योर मैन सेज। These are the situations, these are the expectations that society has from a woman. स्टोरी चैलेंज करती है इन्हीं सारे अजम्पशंस को। स्टोरी क्वेश्चन करती है कि वाई तो वुमेन हैज़ टू एडजस्ट इमीडिएटली। क्यों नहीं वो अपना टाइम ले सकती है, अपना पेस से अब वो एडजस्ट कर सकती है। क्यों उसको मैरिटल रोल्स को एक्सेप्ट करना होता है फोर्सफुली, या फिर क्यों वो अपना डिस्कम्फर्ट ना डिस्क्लोज करे किसी के सामने। शी नीड्स टू टॉक अबाउट हर डिस्कम्फर्ट, शी नीड्स समवन हु अंडरस्टैंड्स हर। अब हम बात करते हैं कुछ सिंबल्स की। जैसे द फर्स्ट सिंबल यूज़ हुआ है स्टोरी में वो था ट्रेन। ट्रेन क्या शो करता है? एक ट्रांजिशन शो करता है, एक जर्नी शो करता है कि कैसे एक अनमैरिड लाइफ होती है और कैसे ट्रांजिशन होता है टू अ मैरिड लाइफ ऑफ अ गर्ल। मूवमेंट दिखाता है हमें ओल्ड से न्यू आइडेंटिटी की तरफ। फिर आता है वेडिंग नाइट, जो कि हमारा सेकंड सिंबल है। सेकंड सिंबल हमारा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे भी हमने वेडिंग नाइट और जो व्हेन द कपल रीचेज द होटल वाला इंसिडेंस था, ये वही है कि वहाँ पर फियर ऑफ चेंज होता है कि उसको फोर्सफुली चेंज करना पड़ेगा अपनी सारी चीज़ों को। लॉस ऑफ प्रिवेसी होता है, टू इंडल्ज इन फिजिकल रिलेशनशिप यू नीड टू लूज़ योर प्रिवेसी। और अब उस टाइम पर जो हमारी नरेटर थी वो रेडी नहीं थी उस चीज़ के लिए। सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, पेट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है एक वुमेन के लिए आफ्टर द मैरिज। इमोशनल वल्नरेबिलिटी होती है उसके बाद। वो इतनी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है वेडिंग के बाद कि उसको समझ ही नहीं आता कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू। फिर बात करते हैं टाइटल की, कि टाइटल हमने द इंट्रूजन ही क्यों रखा है। क्योंकि शशि देशपांडे अपनी स्टोरी में हमें ये दिखाती हैं कि कैसे इंट्रूजन होता है इनटू द पर्सनल स्पेस एक विमेन के आफ्टर द मैरिज। कैसे उसकी आइडेंटिटी और उसके इमोशनल फ्रीडम के अंदर इन्वेजन होता है।
कैसे सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस उसकी प्राइवेट लाइफ को इंट्रूड करती हैं। तो ये टाइटल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है इंट्रूजन ऑफ इन अ वीमेंस लाइफ इन डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ तक ये इतना ही था। तो जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई है। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गॉट एवरीथिंग यू नीडेड, या समझ आ गया होगा सब कुछ। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट forget to like, subscribe and share with your friends कि उनको भी हेल्प हो जाए थोड़ा एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू, बाय।